नमस्कार दोस्तों। आपके एग्जाम में अकाउंटिंग कंसेप्ट से एक ना एक सवाल जरूर रहेगा। मेजरली 10 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है जिनके आधार पर अकाउंटिंग की जाती है और ये यूनिवर्सल होता है। पूरे दुनिया में इन कंसेप्ट्स को फॉलो किया जाता है, जैसे बिजनेस एंटिटी या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। इस टाइप के कंसेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं और इन्हीं से रिलेटेड एमसीक्यूज है जो एकदम काट छाट के लाए हैं। अलग अलग सवालों, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए उन सवालों को यहाँ पे मैंने सम्मिलित किया है और ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और मैं पहले बता दूं जो सब एडिटर का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाजू में सारा डिटेल दिख रहा होगा। डायरेक्ट आप एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर सकते हो या 8770123687 इस नंबर पर भी आप कॉन्टेक्ट करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलो फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, व्यवसाय और मालिक को अलग मानने वाली अवधारणा कौन सी है? बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, है ना, पृथक अस्तित्व अवधारणा। इसके तहत ये क्या कहता है ये अवधारणा कि भैया ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, दोनों समान नहीं है, है ना, इक्वल नहीं है। यानी कि जितने भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे बिजनेस को देख के करेंगे, ना कि ओनर को। इसीलिए तो भैया जब वो पूंजी लगाता है, पैसा लगाता है, तो वो बिजनेस के लिए क्या है, एक कैपिटल है, एक लायबिलिटी के रूप में उसको देखा जाता है। बाद में उस बिजनेस को, उस ओनर को पैसे लौटाने हैं। ठीक है, ये अपने अगर कोई पर्सनल खर्चा कर देता है तो उसको ड्राइंग मानते हैं, ड्राइंग्स मान के उसके कैपिटल में से घटाते हैं। कौन से कंसेप्ट की वजह से? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से। समझिए बात। अगला सवाल देखते हैं, ओनली मनी मेजरेबल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अंडर, केवल पैसे में मापी जा सकने वाली घटनाएं को रिकॉर्ड करना किस अवधारणा के तहत होता है? तो ये है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा मापन अवधारणा। यानी कि अगर मैंने 10,000 के सामान बेच दिए तो वो 10,000 रिकॉर्ड हो जाएगा, फर्नीचर खरीदा 20,000 का तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन मेरे फैक्ट्री में हड़ताल हो गया, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मेरा कर्मचारी बहुत ईमानदार है, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों? वो मनी में मेजरमेंट नहीं हो सकता उसका। समझिए बात। तीसरा सवाल, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल परचेस प्राइस अंडर, तो ये होता है कॉस्ट कंसेप्ट, लागत अवधारणा के तहत। तो जो भी संपत्ति हम खरीदते हैं, हमको जितना पैसा पड़ता है, जितना हम पटाते हैं उसके लिए, उसी को ओरिजिनल कॉस्ट बोला जाता है और उसी के आधार पर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ना कि मार्केट वैल्यू पर, ना कि रीसेल वैल्यू पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स अकॉर्डिंग टू, हर लेन देन के दो पहलू होते हैं। कौन से अवधारणा के तहत? तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, यानी कि द्विपक्षीय अवधारणा। यानी कि जैसे मैं अगर एक फर्नीचर खरीद रहा हूं 40,000 का, मेरी एंट्री कैसे होगी भैया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 40,000 का। मेरे पास एक असेट आया तो दूसरा असेट चले भी गया। यही क्या है? डुअल एस्पेक्ट, की हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है, डेबिट और क्रेडिट। व्यवसाय आगे भी चलते रहेगा, यह मान्यता किस अवधारणा पर आधारित है? द assumption that business will continue in future is going concern concept, यानी कि चालू अवधारणा, बिजनेस चलता रहेगा। देखो ध्यान रखिएगा कि हम कोई भी व्यापार इस वजह से चालू नहीं करते कि भैया अगले साल ही वो ठप पड़ जाएगा। ये सोच के चलते हैं कि इसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, चलते रहेगा ये, है ना। और इसीलिए याद रखना, एक सवाल पूछा जा सकता है कि डेप्रिसिएशन जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो कौन से कंसेप्ट के आधार? आपको समझ नहीं पाएगा कि डेप्रिसिएशन किस में आएगा, तो वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर है। बोले सर चालू अवधारणा पर ये कैसे समझ नहीं आ रहा है? इसलिए कि मान के चलो मैं आज 1 लाख रुपए का कोई सामान लेकर आ रहा हूं। कितने लाख रुपए का? 1 लाख का। 1 लाख का कोई सामान है, मशीन है समझ लो। तो मुझे मालूम है कि ये भैया 10 साल चलेगा, 10 साल तक चलेगा, उसके बाद उसके स्क्रैप को मैं बेच दूंगा। 10 साल चलेगा तो 10 साल में भैया एक एक साल का इसका वैल्यू कितना होते जाएगा? 10,000 रुपए। तो हर साल 10,000 के हिसाब से हो सकता है इसको मैं डेप्रिसिएशन लगाते जाऊं, उसकी 10,000 वैल्यू घटाते जाऊं ओरिजिनल कॉस्ट में से। ठीक, ओरिजिनल कॉस्ट में से 10,000 कटते गया। तो ये डेप्रिसिएशन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्यों? क्योंकि मैं मान रहा हूं ये 10 साल कम से कम मतलब चलेगा भाई, मशीनरी 10 साल चलेगा, उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं। ये सोच के नहीं कि अरे नहीं नहीं भैया अगले साल इसी साल बंद हो जाएगा तो अब इसकी रीसेल वैल्यू क्या है? 1 लाख का सामान था, 1 साल बाद इसकी रीसेल वैल्यू क्या है? तो रीसेल में पता चला ये केवल 60,000 में जाएगा, तो 60,000 को रिकॉर्ड नहीं कर लूंगा। क्यों? मैं ये मान के चल रहा हूं मेरी बिजनेस अभी चलने वाली है, तुरंत मेरे को सब चीज बेच के नहीं बोरिया बिस्तर बांध लेना है, चलते रहे। तो रीसेल वैल्यू या मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करके हम डेप्रिसिएशन लगा के आगे चलाते हैं। किसके वजह से? तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, डिवाइडिंग लाइफ ऑफ बिजनेस इनटू पीरियड सीज, व्यवसाय को निश्चित समय अवधि में बांटने क्या कहा जाता है? यह है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट।
यानी कि ज़्यादातर अकाउंटिंग हम 1 साल के लिए करते हैं, आप चाहे तो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए कर सकते हैं। तो आपका बिजनेस का जो भी एक लंबा लाइफ स्पैन है उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट लेते हैं, 2024 का, 2025 का, 2026 का, 2027 का, ऐसा, ताकि एक पर्टिकुलर ईयर के लिए आपको प्रॉफिट लॉस मालूम चले और पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप उसके लिए निकाल सकें। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्न्ड एज पर, आय अर्न होने पर रिकॉर्ड होती है, यह किस अवधारणा से संबंधित है? तो यह एक्रूअल कंसेप्ट से संबंधित है। यानी कि समझना कि मैंने सेल्स किया 40,000 रुपए का और मेरे जो भी खरीदार थे उन्होंने पैसे अभी नहीं दिए हैं, लेकिन जिस दिन मैं सेल करूंगा, मान चलो 1 जनवरी को मैंने सेल किया और मुझे पैसे मिले 7 जनवरी, तो मैं चूंकि सेल्स कर दिया ना 1 जनवरी को, इस दिन बिक गया, इस दिन मुझे पैसे मिलने चाहिए थे, तो मैं रिकॉर्ड इसी दिन करूंगा 1 जनवरी का, भले मुझे पैसे 7 दिन बाद मिल रहे हैं, 7 जनवरी को मिल रहे हैं। ये होता है एक्रूअल कंसेप्ट, ठीक है। एक्सपेंसेस मस्ट मैच विथ रिलेटेड रेवेन्यू एज पर, खर्च संबंधित आय के साथ मिलाए जाते हैं, या किस कंसेप्ट के आधारित है? मैचिंग कंसेप्ट, यानी कि जैसे 2024 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक का मैं कुछ नोट डाउन कर रहा, तो इस साल में भैया सेल किया मैंने 1 लाख रुपए, और इस बेचने के चक्कर में जो मेरे खर्चे होंगे हो सकता है 80,000 रुपए, तो इसको मैं इसी साल के प्रॉफिट एंड अकाउंट्स में डालूंगा, ना कि अगले साल के में। इस साल का सेल है ना, हाँ, तो इसी साल डालूंगा। इस साल के सेल्स के लिए करने के लिए मैंने कुछ खरीदे होंगे, सामान खरीदे होंगे, कुछ लेबर को पेमेंट किया होगा, कुछ खर्चे किए होंगे, वो सब भी इसी साल आएगा, ना कि अगले साल, ठीक है। इसको मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। जिस साल का आय है उसी साल का व्यय भी रहेगा। रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड अंडर, ये देखो रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट है, यानी कि जब आप अगर सर्विस की बात कर रहे हैं, सर्विस दे दिए, सर्विस कंप्लीट हो गया, तो उसको मैं रिवेन्यू रियलाइज कर लूंगा। और अगर मैं कोई सामान भेज रहा हूं तो गुड्स जब डिलीवर हो गया तो उसको रिवेन्यू रियलाइज कर लूंगा। इसको रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं, आय वस्तु अवधारणा, समझिए बात। जैसे भाई आज मैं सामान दे दिया, लेकिन आप तक कल डिलीवर हुआ, तो गुड जैसे ही डिलीवर होगा मैं उसको मान लूंगा कि हाँ वो सेल्स हो गया, कस्टमर तक पहुंचना चाहिए, उसको रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड मस्ट बी फैक्ट बेस्ड अंडर, लेखांकन को तथ्याधारित होना चाहिए, किस अवधारणा से है? देखो सारा रिकॉर्ड ऐसा नहीं कि हाँ भैया कल बेचा था, अच्छा मुझे याद है, हाँ हाँ याद है, कल आपने पैसे दे दिए थे, मुझे याद है, हाँ हाँ याद है, 1 साल पहले आपने ये काम किया था, हाँ याद है, ऐसा नहीं, ये याद है नहीं हुआ। हर एक ट्रांजेक्शन का आपके पास क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। इसी को कौन सा कंसेप्ट बोलते हैं? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बोलते हैं, वस्तुनिष्ठता अवधारणा। लेखांकन के तथ्यधारित होना चाहिए, लेखांकन को कैसा होना चाहिए? तथ्यधारित, प्रूफ होना चाहिए, कोई वाउचर हो, कोई रिसिप्ट हो, कोई बिल हो, वह कंसेप्ट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, वस्तुनिष्ठता अवधारणा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यहाँ पे डेप्रिसिएशन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट याद रखना है ना। और इसी के लिए मैं फिर से दोबारा आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही कम फीस पर हमारी संस्था जो है इस एग्जाम की तैयारी करवा रही है, आप बाजू में देख सकते हो, या तो डायरेक्ट एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस, ये ऐप से आप डायरेक्ट जाकर परचेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और करें, या इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7701233687। और हाँ, जो इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे होंगे वो पीडीएफ अगर पूछे तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में डल जाता है, टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर इग्नोर्ड बिकॉज, गैर मुद्रा वस्तुओं को नजरअंदाज किया जाता है, क्यों? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये मुद्रा मापन अवधारणा क्या कहती है? ये कहती है कि जितने ट्रांजैक्शन को हम मनी में रिकॉर्ड कर सके ना, जितने इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को, उसी को ही हम रिकॉर्ड करेंगे, अन्यथा नहीं। कैपिटल इज रिकॉर्डेड सेपरेटली फ्रॉम ओनर ड्यू टू, पूंजी को ओनर से अलग क्यों दर्शाया जाता है? क्योंकि ओनर के लिए तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम पूंजी मान के चल रहे हैं, वो लायबिलिटी के तहत आ जाएगा, है ना। किस लिए? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के लिए। क्यों? क्योंकि भैया ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। रिकॉर्डिंग सेल ओनली आफ्टर इनवॉइस इज इशूड फॉलोज, इनवॉइस बनने के बाद ही बिक्री दर्ज करना किस कंसेप्ट का हिस्सा है? ठीक है, जो 14वां क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग सेल आफ्टर इनवॉइस इज इशूड, इनवॉइस बनने के बाद ही बिक्री दर्ज करना ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का हिस्सा है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट मतलब उसके प्रूफ होने चाहिए, वाउचर होना चाहिए, बिल होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, डेबिट क्रेडिट सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम, डेबिट क्रेडिट प्रणाली किस कंसेप्ट से निकला? डुअल एस्पेक्ट, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं। प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल ड्यू टू, देखो भाई प्रॉफिट आएगा और
प्रॉफिट आएगा तो आपका कैपिटल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी सर बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक, तो याद रखेंगे हर ट्रांजेक्शन के, मैंने बोला दो पहलू हैं, हर ट्रांजेक्शन के क्या दो पहलू हैं। ठीक, हर ट्रांजेक्शन का क्या है दो पहलू है, और इसी के लिए एक तरफ आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, हो सकता है कैश के रूप में है, तो एक तरफ आपका एसेट बढ़ेगा, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ेगा। ठीक, तो ये डुअल एस्पेक्ट के तहत बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुड्स सोल्ड बट मनी नॉट रिसीव्ड, रिवेन्यू रिकॉर्डेड ड्यू टू। माल बेच दिया गया, पैसे भले बाद में मिलेंगे, आय कब दर्ज करेंगे? ठीक है, आय कब दर्ज होगी? तो भैया आय दर्ज तुरंत हो जाएगी, किस लिए हो जाएगी? रिवेन्यू रिलेशन कंसेप्ट के तहत। ठीक है, क्योंकि जैसे ही गुड्स सेल हो गया, डिलीवर हो गया, मतलब अपन क्या मान लिए उसको? रिवेन्यू रिलाइज हो गया मान लिए। प्रीपेयरिंग स्टेटमेंट्स एवरी ईयर इज अंडर, तो भैया हर साल अपन स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, किस कारण से बना रहे हैं? एक एक साल का अलग अलग बना रहे हैं, क्यों? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के चलते बना रहे हैं। अगला सवाल, आउटस्टैंडिंग सैलरी शोन ड्यू टू। देखो भैया आउटस्टैंडिंग सैलरी किस कंसेप्ट पर आधारित है? आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब समझ लेना बकाया है। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में कुछ टर्म्स बताए होंगे, या तीन, हाँ जब गोल्डन रूल्स में पढ़ा रहा था तो तीन अलग अलग गोल्डन रूल्स थे, तीन अलग अलग अकाउंट से रिलेटेड। एक था पर्सनल अकाउंट, एक था रियल अकाउंट और एक था नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब वो सारे अकाउंट्स हो गए जो नाम, किसी नाम को दर्शा रहा है या किसी संस्था को दर्शा रहा है। मतलब पर्सनल अकाउंट के भी तीन प्रकार थे, एक नेचुरल पर्सन यानी कि योगेंद्र राम श्याम, आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि योगेंद्र साहू क्लासेस हो गया, कोई बैंक का नाम हो गया, कोई संस्था हो गई, कोई कंपनी हो गई, और उसी में एक था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्या था? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लेते थे, प्रीपेड एक्सपेंसेस लेते थे, ये सब हम आते थे, है ना। तो पहले एक बात आप याद रखेंगे कि जो आउटस्टैंडिंग सैलरी वो क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है, और कैसा पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैसा है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। याद है, अगर मैं खाली सैलरी की बात करूं तो ये नॉमिनल अकाउंट है, खाली सैलरी की बात करूं तो कैसा है? नॉमिनल अकाउंट है। खाली सैलरी की बात करूं तो क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बोले सर अभी काहे बता दिए? इसलिए बता दिया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, याद हो गया। ठीक है, तो ये समझ आई। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गया? बकाया सैलरी, यानी कि मुझे 31 जनवरी को महीने के लास्ट में मैं अपने स्टाफ को पेमेंट करता हूँ, है ना। तो मान के चलो 2 लाख रुपए मुझे पेमेंट करने हैं, 31 जनवरी को ड्यू हो गया, भले मैं पेमेंट 10 दिन बाद करूं, ठीक है, लेकिन मैं इसको कब? 31 जनवरी को ही पेमेंट मान लूंगा आउटस्टैंडिंग। क्यों? क्योंकि मुझे इसी दिन देना, इसी दिन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किस कंसेप्ट के आधार पर? एक्रूवल कंसेप्ट के आधार पर। ठीक है, लेकिन याद करिए, जो अगर याद रखना प्रीपेड एक्सपेंस है वो किस कंसेप्ट से दर्ज होता है? अब यहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्टिविटी नहीं होगा, कभी कभार आपको क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन भी देखते चलना। प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्डेड टू ऑब्जेक्टिविटी, या ऑब्जेक्टिविटी से कोई लेना देना है क्या कि कोई प्रूफ मांग रहा है या कुछ मांग रहा है? नहीं। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट से रिलेटेड, मैचिंग कंसेप्ट ये होता है कि जिस समय का इनकम है उसी समय का खर्चा है, इसको अपने को मैच करना है। ठीक है, फिर एक है रियलाइजेशन और एक है पीरियड। तो पीरियड जैसा कुछ टर्म आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है क्या? नहीं। तो प्रीपेड अवधि भी नहीं होगा। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस को 1 मिनट, यहाँ पे ना आपको याद रखेंगे मैचिंग कंसेप्ट, इसको आप मान सकते हो। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट मान सकते हो, मैचिंग कंसेप्ट। इस बात को कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिएगा कि जैसे मुझे पटाना है रेंट, समझिएगा बात को, मुझे पटाना है रेंट। कितना पटाना होता है? महीने के 10,000 रुपये में पटाता हूँ। ठीक, मैंने क्या किया, मुझे मालूम है कि भैया इसी साल का ट्रांजेक्शन है, हर महीने तो मुझे 10,000 पटाना ही होता है। मैं काम करता हूँ, इस बार जब पटा रहा हूँ तो 15,000 रुपये मैंने रेंट पटा दिया। 10,000 रुपये तो मेरा ओरिजिनल रेंट का था समझ लो, और एक्स्ट्रा जो 5,000 है वो मैं एडवांस दे दिया। ठीक है, एडवांस दे दिया। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया प्रीपेड रेंट। ठीक, एक प्रकार का किसी प्रीपेड एक्सपेंस की तरह ही हो गया। ठीक है, तो चूंकि वो इसी साल के लिए है इसलिए इसको अपन क्या मान के चल रहे हैं? मैचिंग कंसेप्ट मान के चल रहे हैं। इस बात को आप ध्यान देना। ठीक है, शोइंग असेट्स एट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस प्रिवेंट मैनिपुलेशन ड्यू टू, एसेट को मूल लागत पर दिखाना किस कंसेप्ट से मैनिपुलेशन रोकता है? तो ये होता है कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक, क्योंकि मुझे जितना खरीदी पड़ा है मैं उसी पे ही रिकॉर्ड करूंगा, ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करूंगा, ये कॉस्ट कंसेप्ट कहता है।
ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करूंगा। ये क्या है, कॉस्ट कंसेप्ट है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। बोले सर अब ये मैनिपुलेशन को कैसे रोकेगा, हेर फेर को कैसे रोकेगा? बिल्कुल रोकेगा। क्यों? अरे मान के चला, इस बात को समझना, मैं 10 लाख रुपए का कोई मशीन लेके आया, 10 लाख रुपए का मशीन लेके आया, तो मेरी संपत्ति के रूप में 10 लाख रुपए दिखते रहेगा। अब अगर ऐसा हो जाए कि मार्केट वैल्यू उसकी 20 लाख रुपए हो जाए, मार्केट वैल्यू का तो कोई ठिकाना नहीं ना, मार्केट वैल्यू, मैं दूसरे को अपना बैलेंस शीट दिखा रहा हूं, उसमें एसेट मार्केट वैल्यू बता दिया 20 लाख रुपए, तो लोगों को भ्रम हो जाएगा, अच्छा इतनी ज्यादा संपत्ति, होगा कि नहीं होगा? तो ये मैनिपुलेशन को रोकता है, हेर फेर को रोकता है। अगर 10 लाख ओरिजिनल कॉस्ट दिखेगा, अच्छा 10 ही लाख की संपत्ति है, लेकिन मार्केट वैल्यू तो मैं कुछ भी बता दूं, 1 करोड़ बता दूं, 1 करोड़ है, तो एसेट तो लोगों को ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो एक कॉस्ट कंसेप्ट जो है वो मैनिपुलेशन को बचाता है। पूंजी और निकासी को अलग रखने में कौन सा कंसेप्ट है? विच कंसेप्ट हेल्प्स इन सेपरेटिंग कैपिटल एंड ड्राइंग? तो ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, क्योंकि पूंजी अलग है भैया, और जैसे मान के चलो कोई ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंस कर ले रहा है तो उसको अपन ड्राइंग मान लेते हैं और कैपिटल से घटा देते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट रिक्वायर एविडेंस, जैसे इनवॉइस, वाउचर, साक्ष्य आधारित लेखांकन, मतलब ये प्रूफ की बात करता है। एक्रूअल कंसेप्ट रिकॉर्ड इनकम, एक्रूअल कंसेप्ट के अनुसार आय कब दर्ज होता है? जो भैया अर्न हो जाए, जब कमाई हो जाए, भले कैश मिले ना मिले, है ना। तो इसका ऑप्शन बी होगा, ना कि ए। आंसर क्या है इसका? बी। मैचिंग कंसेप्ट इज मेनली अप्लाइड इन, मुख्य रूप से किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब अगर उसी समय का इनकम हो रहा है तो उसी समय का अपने को खर्चे को भी रिकॉर्ड करना है। एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाया जाता है, कॉस्ट कंसेप्ट लागत अवधारणा के चलते। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट प्रमोट किसको प्रमोट करता है? अनुमान को क्या? नहीं, फैक्ट और एविडेंस को प्रमोट करता है। लाइफ लाइन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम की रीड क्या है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, द्विपक्षीय अवधारणा, हर एक ट्रांजेक्शन का 2 पहलू होगा, 2 पक्ष होगा, डेबिट क्रेडिट। करेक्ट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ड्यू टू, करेक्ट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? मैचिंग कंसेप्ट के चलते। बोले सर क्यों मैचिंग कंसेप्ट के चलते? क्योंकि भैया जैसे मैंने उदाहरण बताया था कि जैसे 10 लाख रुपए मैंने इस साल कमाए, 10 लाख रुपए मैंने इस साल कमाए, और मैं अपने खर्चे नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ये बता दो 10 लाख प्रॉफिट हो गया, तो सबको लगे ना 10 लाख कमा लिया, 10 लाख कमा लिया, लेकिन भैया उस 10 लाख को कमाने के चक्कर में मैंने 9 लाख रुपए सैलरी भी दे दिया, तो उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, और वही रिकॉर्ड करूंगा तब जाके एक्चुअल प्रॉफिट निकलेगा कि हाँ 1 लाख रुपए कमाया सर साल में, ठीक। तो मैचिंग कंसेप्ट के चलते, ठीक है, कौन से कंसेप्ट के चलते? मैचिंग कंसेप्ट के चलते। अगला लास्ट सवाल रहेगा आपका, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड व्हेन गुड्स डिलीवर्ड एज पर। तो ये देखो भैया, रेवेन्यू रिलेशन कंसेप्ट, यानी कि आय वस्तु अवधारणा के तहत जब हम गुड्स डिलीवर हो जाता है तब उसको रेवेन्यू मान लेते हैं, और अगर सर्विस है तो सर्विस जब कंप्लीट हो जाती है तो उसको रेवेन्यू मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 30 क्वेश्चन थे, और कोई कोर्स में अगर इंटरेस्टेड होगा तो बाजू में सारा डिटेल दिख रहा है, आप वहाँ से कोर्स परचेस कर सकते हैं, और विभिन्न और दूसरे प्रकार की जानकारी के लिए जो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है 8770123687, उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।